निकिता कल रात ही अपनी दीदी के घर, जो कि जबलपुर में है, से लौटी थी। लंबा सफ़र किया था तो चेहरे पर थकान तो थी ही, लेकिन कपड़े धोने के लिए भी इकट्ठा हो गए थे। इसलिए अगले दिन कपड़े धोने बैठ गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अब यह सुबह सुबह कौन आ गया है? निकिता ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। देखा तो दरवाजे पर एक नवयुवक खड़ा था। पहनावे से किसी फिल्मी हीरो सा लगता था। निकिता एक पल को उसे देखते ही रह गई। अगले ही पल संभल कर बोली, आप कौन? वह युवक कोई जवाब देता, इससे पहले ही बिमल बाबू युवक के आगे आए और बोले, अरे निकिता, मैं हूँ और वह मेरे साथ है। घर में कोई नहीं है क्या? बिमल जी सामने के घर के नीचे की दुकान के मालिक थे। एक तरह से वह निकिता के पड़ोसी थे। तभी घर के अंदर से आवाज़ आई, अरे बिमल जी, आइए, अंदर आइए। यह निकिता की भाभी की आवाज़ थी। निकिता अपने बड़े भाई और भाभी के साथ बनारस में रहती थी। उसके माता पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके लिए उसके बड़े भाई साहब ही अब उसके पिता थे। वह भी उसका बहुत आदर करती थी। उनका कहा टाल नहीं सकती है और ना ही उनके सामने उसकी जुबान ही खोलती थी। लेकिन बड़ी भाभी की वो लाडली ननद थी। उनसे वह अपनी हर बात मनवा सकती थी। हालांकि उसके 3 भाई और भी थे। चारों भाइयों में से 2 की शादी हो चुकी थी। निकिता के लिए सबके दिल में स्नेह था। बिमल जी ने निकिता के लिए एक अच्छे खानदान का रिश्ता बताया था। हालांकि लड़का दिल्ली में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। बिमल जी बड़ी भाभी से लड़के का परिचय करवाते हुए बोले, यह मेरे साले साहब नीरज हैं। परिवार में एक शादी थी, उसी में शामिल होने यहाँ आए हुए थे। इन्हीं के बारे में मैंने भाभी जी आपसे जिक्र किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक किया आपने। जो पहले नीरज जी को ही मिलाने ले आए, लेकिन अपने पिता को भी साथ ले आते तो उनकी सलाह भी मिल जाती। भाभी जी ने बीच में टोक कर कहा, मेरे ससुर जी तो इस दुनिया में अब हैं ही नहीं, लेकिन मेरा कहा भी घर वाले नहीं टालेंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो कल आप निकिता को लेकर मंदिर में आ जाइए परिवार सहित। वहाँ नीरज के परिवार वाले भी आ जाएंगे और आप लोग आपस में मिल लेंगे, बिमल जी ने कहा। ओह अच्छा, कहकर भाभी जी ने अब नीरज से पूछताछ शुरू कर दी। तो नीरज जी, आप कितने भाई बहन हैं? मेरे 4 भाई और 2 बहनें हैं, नीरज ने जवाब दिया। अच्छी बात है। आपके कामकाज और बाकी बातें सब बिमल जी पहले ही बता चुके हैं, भाभी जी ने कहा। तो नीरज ने हूँ कहकर जवाब दिया। मेरी निक्की तो बिल्कुल गऊ है, बिना माँ बाप की बच्ची है। ज़्यादा दुनियादारी नहीं जानती, लेकिन कामकाज में बहुत होशियार है। अपनी ननद की तारीफ करते करते भाभी जी को अचानक याद आया कि उन्होंने मेहमानों से अभी तक चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा है। इसलिए उठकर अंदर गई और निकिता से बोली, जल्दी से कपड़ा बदल कर चाय लेकर आओ, मैं तब तक नाश्ता ले आती हूँ। कौन है ये और आप मुझे क्यों? निकिता थोड़ा परेशान होकर बोली, अरे तुम कल रात ही आई हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। लेकिन अभी बस चाय के बहाने सिर्फ 1 मिनट को आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ बैठने को नहीं कहूँगी। फिर निकिता का चिंतित चेहरा देखकर बोली, भले घर के लोग हैं, सभी लोग हैं, अगर रिश्ता होता है
तो सुखी रहोगी। अभी आती हूँ, नेके ने मुस्कुराकर जवाब दिया। निकिता चाय देकर जब चली गई तब बिमल जी ने भाभी जी से पूछा, भाई साहब घर में नहीं है क्या? वह काम से इलाहाबाद गए हैं, रात तक आ जाएंगे। भाभी जी ने बताया, तो फिर कल सुबह मंदिर में आप लोग आ जाइए। घर के बाकी लोग भी निकिता और आपके परिवार से मिल लेंगे। फिर वहीं जो भी निर्णय होगा एक दूसरे को बता दीजिएगा। बिमल जी ने कहा, ठीक है, मैं नेकी के भैया को बता दूंगी। भाभी जी ने सहमति जताई। अच्छा, तो हम अब चलते हैं, कहकर दोनों ने वहाँ से विदा ली। नीरज का भी अपना बड़ा परिवार था। उसके दादा दादी माँ, सभी भाई बहनों के अलावा ताऊ चाचा, बुआ और उनके बच्चे सभी जो विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे उस समय वहीं मौजूद थे। घर में बहुत रौनक थी। जैसे ही बिमल जी ने दादाजी को रिश्ते के संबंध में कल मंदिर में जाने की बात बताई तो सारा घर दादाजी के चारों ओर जमा हो गया। चाचा जी ने अगले दिन मंदिर में कौन कौन जाएगा यह तय करना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी जाने की जिद करने लगे। कोई जाए या न जाए, मैं तो भाभी से मिलने ज़रूर जाऊंगी। सुमन चहक कर बोली। वह नीरज की चचेरी बहन थी। अरे इतने लोग जाते अच्छे लगेंगे क्या? और बच्चों का क्या काम है वहाँ? बुआ जी ने रोका तो सुमन चिढ़कर बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, तो पहले इनका ब्याह करा दो। पीछे से नीरज के छोटे भाई अजय ने चुटकी ली और सब एक साथ हंस पड़े, जो सुनकर सुमन चिढ़ गई। तभी दादाजी ने सबको चुप करवाते हुए कहा, अरे भाई, लड़का जिसको ब्याह करना है पहले उससे तो पूछूं कि आज जो वह खुद लड़की से मिलकर आया है तो उसे लड़की पसंद भी आई कि नहीं? अरे हाँ नीरज भाई, आप तो बताओ, भाभी पसंद भी आई कि नहीं? अजय ने सवाल किया। पहले तो तुम लोग या भाभी भाभी बोलना बंद करो। अभी कोई रिश्ता तय नहीं हुआ है। नीरज गुस्सा दिखाते हुए बोला। अरे वह तो तय ही हो जाएगा, तुम हाँ तो बोलो। दादाजी मजे लेते हुए बोले तो नीरज झेप गया। उससे कुछ जवाब न देते बना और सब पीछे पड़ गए तो उसने कह दिया, वो लड़की थोड़ी काली और मोटी सी लग रही थी क्या? लेकिन बिमल जी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे लड़की की। बुआ जी तिरछी निगाह से बिमल जी को देखते हुए बोली। यह सुनकर बिमल जी भी अचकचा गए और बोले, अब मुझे तो ठीक लगी, और फिर भले परिवार से है, सीधी शादी है, यही सब तो देखा जाता है ना, दामाद को कहीं बुरा ना लगे। इसलिए चाचा जी ने बुआ को आंख दिखाई। कम्मो, तुम भी ना। अरे अभी तो नीरज ने देखा है, कल माँ बाबूजी और भाभी जी भी देखेंगे, फिर कुछ समझ में आएगा। और फिर अच्छा परिवार और संस्कारी लड़की हो, हमारे लिए यह ज़्यादा महत्व रखता है, दादाजी ने कहा। फिर सबको समझाते हुए बोले, मैंने तय किया है कि तुम सभी लोग जाओ मंदिर में। जाना है, कोई उनके घर तो नहीं जाना है तो जो खराब लगे। रही बात मेरी और नीरज की दादी की, तो हम घर पर ही रुकेंगे। अरे लेकिन बाबूजी, आप भी चलें, आपकी सहमति भी तो ज़रूरी है। चाचा जी बोले, नहीं, तुम लोग भी बड़े हो और नीरज की माँ भी है, तुम सब तय करके वहीं हाँ या ना कह सकते हो, दादाजी ने समझाया। अगले दिन दोनों परिवार मंदिर में पहुँचे। निकिता ने पीली साड़ी पहनी थी। उसने माथे पर काली बिंदी लगाई हुई थी। बिना मेकअप के भी आज
उसका रंग खिला खिला सा लग रहा था। जब नीरज के घर वालों ने देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। एक नज़र में निकिता भाग गई थी। क्या भैया, यह लड़की आपको काली और मोटी लग रही है? नीरज की बहन बिन्नी बोली। भैया, अब आप अपना आई टेस्ट करवाओ पहले, सुमन चिढ़ाते हुए बोली। सब भाई बहन जब पीछे पड़ गए तब नीरज बोला, अरे ये वो लड़की नहीं है जिसे मुझे दिखाया गया था, ये कोई और है, कुछ ज़रूर गड़बड़ है। तब बिमल जी बोली, कैसी बातें करते हो आप नीरज भाई, मैं निक्की को क्या पहचानता नहीं हूँ? कोई गड़बड़ी उधर नहीं है, इधर तुम्हारे दिमाग में है। अच्छी भली लड़की में भी कमी निकाल रहे हो। हर लड़की रिजेक्ट करके कुंवारे बैठने रहना फिर। चाचा जी ने घुड़ कहा, भाई से तो पूछो ही मत। हम सब ने कह दिया कि हमें भाभी पसंद है और रिश्ता डन। सुमन ने कहा तो सब ने हाँ में हाँ मिलाई। उधर निकिता को भी नीरज पसंद आ चुका था। रिश्ता तय कर दिया गया। नीरज, निकिता, जाओ दोनों पहले देवी माँ के दर्शन करके आओ, फिर हम सब लोग भी दर्शन करेंगे, चाची जी ने कहा। नीरज और निकिता देवी की मूर्ति के आगे अकेले खड़े थे। लो ये चढ़ावा देवी माँ के चरणों में चढ़ा दो, नीरज ने निकिता को रुपए देते हुए कहा। निकिता ने चुपचाप रुपए दान पात्र में डाल दिए। दोनों की कुछ बात करने की हिम्मत नहीं हुई, बस एक साथ माँ के चरणों में शीश नवा दिया। बाहर निकलकर नीरज ने उसका परिचय अपनी माँ से करवाया। नीरज की माँ सफ़ेद साड़ी में खड़ी उसे एकटक निहार रही थी। निकिता ने उनके पाँव छुए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बोली, सौभाग्यवती रहो। निकिता को एक पल को अपनी माँ के स्पर्श से एहसास हुआ और वह भावुक हो गई। उसके बाद निकिता और नीरज ने सभी बड़ों के पाँव छुए और सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। थोड़ी देर में जब दोनों परिवार आपस में घुल मिल गए, बातें करने लगे, तब नीरज और निकिता सबसे नज़रें बचाकर एक दूसरे को देख मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लेकिन दूसरी ओर नीरज की माँ अपने पति को याद करके भावुक हो रही थी। नीरज सिर्फ 17 साल का था जब उसके पिताजी का देहांत हो गया था। बहुत ही कम उम्र में उसके कंधों पर अपनी माँ और भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी। जब उसके पिता जिंदा थे, वह उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। वह स्वयं भी एक शिक्षित व्यक्ति थे, लेकिन समय उनकी मृत्यु ने नीरज के जीवन की दिशा ही बदल दी और उसे एक निजी कंपनी में नौकरी करनी पड़ी थी। उनके अपने इन्हीं अच्छे ख्यालों में खोई हुई निर्मला जी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। निर्मला जी को बेहोश होता देख पास खड़ी विनी ने उन्हें गिरने से बचाया। सभी निर्मला जी के पास इकट्ठा हो गए। उन्हें पानी पिलाकर होश में लाया गया। निकिता की भाभी ने पूछा, तबीयत ठीक नहीं है क्या माता जी की? नहीं, ऐसी बात नहीं, अचानक ही न जाने क्या हो गया भाभी जी को, चाची जी ने परेशान होकर कहा। गर्मी बहुत है, हो सकता है इसी वजह से हो गया हो। चलिए, पास ही हमारा घर है, वहाँ चलिए, माता जी को थोड़ी देर वहाँ आराम करवाइए, फिर चले जाइएगा, निकिता के भैया ने कहा। अरे नहीं नहीं, अब घर चलते हैं, भाभी जी रिक्शा में से चले जाएंगी, आप परेशान मत होइए, चाचा जी बोले। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, अब हम आप संबंधी हैं, वैसे भी आपका सत्कार करने का मौका हमें मिलना चाहिए। भाई साहब ने आग्रह किया तो सभी लोग निकिता के घर गए। वहाँ निकिता और नीरज को आपस में बात करने का मौका मिला। नीरज ने बात शुरू की, अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी पसंद
नापसंद कुछ भी, कुछ खास पसंद नापसंद नहीं है मेरी, सब कुछ पसंद आ जाता है मुझे, निकिता बोली। इसलिए ही तो नहीं, तुमने मुझे बिना विचारे पसंद कर लिया, नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो निकिता शर्मा गई। जब नीरज ने दोबारा पूछा तो बोली, हाँ हो सकता है, लेकिन हमने आपको पसंद ही नहीं किया है। फिर नीरज ने पलट कर पूछा, हमें तो आपकी माताजी बहुत पसंद आई, कितनी शांत है, सौम्य है वो, उनको पाकर माँ को दोबारा पालेंगे हम। उसका जवाब सुनकर नीरज ने संतुष्ट भाव से कहा, तुमसे अब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, मेरी माँ ने बहुत दुख देखे हैं, अगर उन्हें मान सम्मान और प्यार देने वाली बहू मिलेगी तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन आज अचानक उन्हें क्या हो गया था, निकिता ने पूछा तो नीरज ने उसे बताया कि उनके पिता के असमय जाने से निर्मला जी हमेशा दुखी रहती हैं और उन्हें याद करते करते अक्सर बेहोश हो जाती हैं। सब जानकर निकिता को निर्मला जी से और सहानुभूति हो गई। फिर नीरज ने बात बदलते हुए पूछा, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा, तुम शादी के बाद भी पढ़ सकती हो, लेकिन मुझे पढ़ाई वढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जल्दबाजी में निकिता बोल पड़ी। क्यों? नीरज ने आश्चर्य से पूछा। वो हमने तो सोचा था कि शादी कर लेंगे तो पढ़ाई से पीछा छूट जाएगा। और आप हैं कि उसकी बात सुनकर नीरज की हंसी छूट गई। लेकिन तभी नीरज की बहनें वहाँ आ पहुँची। आप लोगों को थोड़ा जान पहचान करने का मौका क्या दिया, आप तो भैया यहीं जम गए, सुमन ने मजाक किया। थोड़ी देर बाद नीरज के परिवार वाले वहाँ से लौट गए। अगले दिन सब भाई बहनों ने मूवी देखने जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन वह अपनी होने वाली भाभी को भी ले जाना चाहते थे। इसके लिए सब बिमल जीजा जी के पास पहुँचे। उनसे कहने लगे, जीजा जी हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? बिमल जीजा जी ने सवाल किया। जीजा जी, हम निकिता भाभी को अपने साथ आज मूवी देखने ले जाना चाहते हैं। आप ही हैं जो हमें उन्हें साथ ले जाने की परमिशन दिलवा सकते हैं। जीजा जी उनकी मदद करने को मान गए और निकिता को ले चलने की परमिशन दिलवा दी। निकिता को संकोच भी हो रहा था और वह जाना भी चाहती थी। अपने साथ वह अपनी सहेली मीनू को भी ले गई। वहाँ पहुँची तो इतने सारे लोगों को देख उसकी सहेली ने उससे पूछा, यह तो पूरी पलटन है, यहाँ तू जीजा जी से कैसे बात करेगी? चुप कर, निकिता ने उसका हाथ दबाकर कहा। नीरज से बात करना तो वह भी चाहती थी, लेकिन इस सब से इतना मान प्यार पाकर वह खुश भी थी। सबने मूवी देखी और फिर एक रेस्तरां में गए। खाना खाने के बाद जब चलने को हुए तब नीरज की छोटी बहन बिनी निकिता को बताने लगी, भाभी कल भैया दिल्ली वापस जा रहे हैं, क्या आप उनसे बात नहीं करेंगी? यह सुनकर उसका मुंह उतर गया। बिनी फिर से बोली, जाइए बात कीजिए। निकिता ने सकुचाते हुए कहा, मैं क्या बोलूं? अरे कहिए कि आप अपना ख्याल रखना वगैरह वगैरह कुछ भी, कहकर बिनी हंसने लगी। निकिता नीरज के पास पहुंचकर बोली, आप कल जा रहे हैं? उसका उदास चेहरा देखकर नीरज ने कहा, तुम कहो तो न जाऊं। नहीं नहीं, आपको जाना तो होगा ही, काम भी तो ज़रूरी है, निकिता ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन यह मेरा वादा है, जब तुम कहोगी तब मैं फ़ौरन आ जाऊंगा। निकिता ने पूछा, क्या सच में? नीरज ने कहा, आजमा लेना कभी भी, क्योंकि यह कहानी 70 के दशक के अंत की है और उस समय मोबाइल नहीं थे, चिट्ठी का ज़माना था। इसलिए दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वादा करके
उस समय जुदा हो गए। दोस्तों, पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह नई कहानी है। आप लोगों को पाठ पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम कहानी का अगला भाग जल्दी अपलोड करें। धन्यवाद।